जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। तो क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर मैंने लिए है बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि यहाँ पर जितने भी तरह के आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्नों को हल करेंगे और इसके बाद लघुत्तरीय और उसके बाद दीर्घोत्तरीय। तो सभी तरीके क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, यानी कि जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश हुआ था वह है इसमें से फ्रांस। तो फ्रांस आपका यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, यानी कि जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस, क्योंकि जो नेपोलियन का संबंध था वह फ्रांस देश से था। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, यानी कि जो फ्रांस था उसमें गणतंत्र की घोषणा कब हुई। ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1830 ईस्वी में और ऑप्शन सी है यहाँ पर 1848 ईस्वी में, ऑप्शन डी है यहाँ पर 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1815 ईस्वी में। जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वह 1815 ईस्वी में हुई थी, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया, यानी इनमें से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। ऑप्शन ए है मेजिनी, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी और ऑप्शन सी है काबूर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ये सभी, क्योंकि जो मेजिनी, गैरीबाल्डी और काबूर थे इन सभी ने अपना योगदान दिया था इटली के एकीकरण में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर कि यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई। ऑप्शन ए है 1820 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1830 ईस्वी में और ऑप्शन सी है यहाँ पर 1840 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1850 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1830 ईस्वी में। जो यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी वह 1830 ईस्वी के दशक में आई थी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर है कि ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। ऑप्शन ए है काउंटी काबूर और ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है मैटरनिख और ऑप्शन डी है विक्टर इमैनुअल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैटरनिख, यानी कि जो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था, तो मैटरनिख ने ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन ए है ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी है ऑटो वन बिस्मार्क और ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। ऑप्शन ए है 1804 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1815 ईस्वी और ऑप्शन सी है 1829 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1841 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1804 ईस्वी है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को 1804 ईस्वी में लागू किया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9 कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। जो गैरीबाल्डी थे इन्होंने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है इटली,
और ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है रूस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर इटली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इटली। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पर कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो इंग्लैंड था वहाँ पर राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए है 1660 ईस्वी को, ऑप्शन बी है यहाँ पर 1672 ईस्वी, ऑप्शन सी है यहाँ पर 1688 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है यहाँ पर 1696 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1688 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1688 ईस्वी, क्योंकि जो इंग्लैंड में राजतंत्र को 1688 ईस्वी में ही ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से थे। अब इसके बाद है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 4 अंक के लिए यानी कि 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जितने भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नेपोलियन द्वारा फ्रांस में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। जो नेपोलियन था उसके द्वारा फ्रांस में किए गए सुधारों का वर्णन करना है, यानी कि विस्तार रूप में आपको बताना है कि क्या क्या सुधार किए थे नेपोलियन ने। उत्तर में यहाँ पर लिखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों तथा आश्चर्यजनक विजयों ने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं, यानी कि जो नेपोलियन उसके जो प्रमुख सुधार हैं वह निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज समझते हैं कि कौन कौन से सुधार थे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि शासन संबंधी सुधार। जो नेपोलियन था उसने शासन संबंधी सुधार किए थे। तो इसमें है कि नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया, यानी कि जो देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने यानी कि नेपोलियन ने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। तो यह शासन संबंधी सुधार। इसके बाद दूसरा नंबर है कि न्याय संबंधी सुधार। न्याय संबंधी सुधार क्या थे कि नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया जिससे किसी व्यक्ति को विधि अनुसार दंड दिया जाने लगा। यानी कि जो नेपोलियन था उसने फ्रांस के लिए विधि संहिता का निर्माण करवाया जिससे किसी भी व्यक्ति को विधि अनुसार दंड दिया जाने लगा। इसके बाद है तीसरा नंबर यहाँ पर कि सार्वजनिक सुधार। तो सार्वजनिक सुधार क्या थे यहाँ पर वो देखते हैं कि नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए उसने अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया, आवागमन को सुलभ बनाने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। जो नेपोलियन था उसने आवागमन को सुलभ बनाने के लिए यानी कि सुलभ आसान बनाने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। इसके बाद है चौथा पॉइंट यहाँ पर कि आर्थिक सुधार भी उसने करवाए थे नेपोलियन ने। तो वो यहाँ पर क्या है कि नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित किया, चोरबाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। जो नेपोलियन था उसने चोरबाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त कर दिया, यानी कि बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों यह था हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 1। जो पहला प्रश्न था उसका यह इतना आंसर है, 4 नंबर के लिए यह क्वेश्चन आता है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो जर्मनी का एकीकरण था उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना, यानी कि आपको जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस तरह है कि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थीं। इन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, लेकिन राजशाही एवं सैन्य शक्ति ने इसका दमन किया। जो यहाँ पर मध्यवर्गीय जर्मन लोग थे उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। इन लोगों ने 1848 में जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन राजशाही एवं सैन्य शक्ति ने इसका दमन कर दिया, यानी कि इसे समाप्त कर दिया। इसके बाद क्या है वो यहाँ पर देखते हैं
कि इन लोगों का प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जो मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क था वह इस प्रक्रिया का जनक था। इसके बाद क्या है यहाँ पर कि बिस्मार्क ने प्रशा की सेवा और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। यहाँ पर क्या है कि बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान यानी कि 7 वर्ष तक संघर्ष चला था जर्मनी के एकीकरण में। 7 वर्ष के संघर्ष के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हुई, यानी कि जर्मनी का एकीकरण यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा बनाया गया, यानी कि जो विलियम प्रथम था इसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, यानी कि राजा बनाया गया 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों यह दूसरा क्वेश्चन था लघुत्तरीय प्रश्नों का। तो यहाँ पर मैंने आपको लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चन। इसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखें। तो यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 6 अंक के लिए आते हैं, यानी कि 6 नंबर के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। पाठ का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसके कारणों की समीक्षा, यानी कि आपको उसके कारण बताने हैं। जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था उसके उदय के कारणों को आपको यहाँ पर बताना है विस्तार रूप में। तो यहाँ पर उत्तर में क्या है कि 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश और राज्य के उदय का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने आधुनिक राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद है कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। जो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति थी उसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। इसके बाद यहाँ पर है कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में विभाजित थे और जिनके शासकों ने अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण किया था, उन्होंने एक सामाजिक पहचान या आम संस्कृति साझा नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया जो निम्नलिखित हैं। यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने जो राष्ट्रवाद को जन्म दिया वो निम्नलिखित हैं। यहाँ पर ये जो इतने कारक हैं इन्होंने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। नए मध्यम वर्ग का उदय, सबसे पहला पॉइंट है कि नए मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। तीसरा है रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि। और चौथा है यहाँ पर क्रांतिकारियों का उदय, यानी कि क्रांतिकारियों का उदय ने भी यहाँ पर राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसके बाद है यहाँ पर कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला, कविता, कहानियाँ और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में सहायता की। तो दोस्तों यहाँ तक आपका था यही एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि इतना था आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था यहाँ पर कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी बता दिए, लघुत्तरीय प्रश्न भी बता दिए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको बता दिए। तो दोस्तों जो आपका पाठ 1 यानी कि चैप्टर 1 था, अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।